सरकार और किसानों के बीच कल की बैठक भी बेनतीजा रही। आज किसानों के सभी संगठनों ने मिलकर भारत बंद बुलाया है, जो पूरी तरह फ्लॉप दिखाई दे रहा है। भारत बंद का असर दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव समेत कई जगहों पर पड़ रहा है। मेट्रो भी भारत बंद से प्रभावित है। हरियाणा, पंजाब के संभू बॉर्डर पुलिस की तैनाती पहले से ज्यादा बढ़ा दी गई है। दिल्ली और नोएडा के कई इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है। आज कोई भी अनहोनी न हो, उसके लिए पुलिस और फोर्स पहले से तैयार है। बता दें कि कल देर रात किसान नेता और सरकार के बीच रात 1:30 तक बैठक चली थी, लेकिन वो भी सफल नहीं हुई। इसी बीच किसान आंदोलन की वजह से वकीलों की आवाजाही में हो रही दिक्कत का मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए कहा, अगर किसी भी वकील को आवाजाही की वजह से दिक्कत हो रही है तो हम उस हिसाब से समय में बदलाव करेंगे। किसान आंदोलन की आंच इस कदर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वकील अब 2 धड़ों में बंट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के 161 वकीलों ने एक प्रस्ताव पर दस्तखत कर एसोसिएशन के मौजूदा अध्यक्ष अदीश C अग्रवाल को पद से हटाने के लिए एसोसिएशन की जनरल बॉडी मीटिंग बुलाने की मांग की है। यह 161 वकील संघ के मौजूदा अध्यक्ष अग्रवाल के उस खत से खपा है जिसमें उन्होंने देश के मुख्य न्यायाधीश को लिखकर आंदोलनकारी किसानों के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अग्रवाल ने CJI जस्टिस DY चंद्रचूड़ को लिखी चिट्ठी में यह अनुरोध किया था कि किसानों के विरोध प्रदर्शन के कारण दिल्ली NCR में भारी जाम की समस्या पैदा हो गई है। इसकी वजह से जो वकील कोर्ट में पेश न हो पाए, उनके खिलाफ कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया जाए। इतना ही नहीं, अग्रवाल ने अपनी चिट्ठी में किसान आंदोलन की आड़ में अराजकता फैलाने वाले उपद्रवियों के खिलाफ कठोर कदम उठाने की भी मांग की थी। चिट्ठी में कहा गया है कि किसानों के 2020-21 वाले आंदोलन के दौरान लोगों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। पत्र में अग्रवाल ने दावा किया था कि किसान आंदोलन की वजह से कई मौतें हुई थी। बार अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि 2020-21 के आंदोलन से सबक लेते हुए किसानों के आंदोलन पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की जाए। बता दें कि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देने समेत अन्य मांगों को लेकर 2 केंद्रीय नेताओं के साथ बैठक बेनतीजा रहने के बाद मंगलवार से किसानों ने मंगलवार की सुबह अपना दिल्ली चलो मार्च शुरू किया। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चे ने घोषणा की है कि अपनी मांगों को लेकर केंद्र पर दबाव बनाने के वास्ते 200 से अधिक किसान संगठन दिल्ली तक मार्च कर रहे हैं। क्या कहना है आपका, इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। इनसे मिलिए, नाम है जगजीत सिंह डल्लेवाल। वर्तमान किसान आंदोलन में 2 नेता है, एक तो यह है और दूसरे हैं सरवन सिंह पंधेर। खैर छोड़ो उसे, पर इस महाशय ने तो नकली किसान आंदोलन की पोल पट्टी खोलकर रख दी है। एक संवाददाता से बात करते हुए कहा कि इस मंदिर के कारण मोदी का ग्राफ बहुत बढ़ गया है और हम लोग उसी को कम करने आए हैं। क्या करें, समय कम है और काम ज्यादा है। मतलब यह कि किसानों की मांग की बात ही नहीं है, बल्कि ये लोग मोदी को हराने और कांग्रेस को जिताने आए हैं। अकस्मात ही आंदोलन की कलाई खुल गई। हरियाणा और पंजाब की सीमा पर प्रदर्शनकारी किसान सुरक्षा बलों पर पत्थर बरसा रहे हैं। पुलिस के समझाने के बाद भी वे नहीं मान रहे हैं। इस बात का खुलासा हरियाणा पुलिस ने किया है। दरअसल ये कथित किसान किसी तरह दिल्ली में घुसना चाहते हैं, लेकिन सुरक्षा बल इन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इसको लेकर वे पुलिस पर हमलावर है। इसके कई वीडियो भी सामने आए हैं। हरियाणा पुलिस द्वारा जारी किए गए वीडियो में दिख रहा है कि एक तरफ सुरक्षा बलों की जवान तैनात है और दूसरी तरफ से बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी पत्थर फेंक रहे हैं। वीडियो में दिखता है कि मुंह पर कपड़ा बांधे पत्थरबाज एक के बाद एक करके आगे आते हैं और सुरक्षा बलों पर पत्थर चलाते हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि यहाँ यह पत्थरबाज मैदान में बैठकर पत्थर तोड़ रहे हैं और फिर सुरक्षा बलों पर फेंक रहे हैं। इस दौरान पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी फेंके। इसके बाद भी प्रदर्शनकारी किसान पीछे नहीं हट रहे हैं।
अंबाला की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पूजा डाबला ने बताया, पत्थरबाजों के वीडियो हमने जारी किए हैं। इनके प्रदर्शन को लेकर हमने तैयारी की हुई थी। हमने बैरिकेड भी लगाए थे और पैरामिलिट्री भी तैनात की थी। 2020 में भी इसी तरह उत्पात हो चुका है। हमारे सामने ऐसे वीडियो आए हैं जिनमें लोग बैठकर पत्थर तोड़ रहे हैं और उससे जवानों को पत्थर मार रहे हैं। आगे उन्होंने बताया, इस पत्थरबाजी में अर्धसैनिक बलों के 7 जवान और हरियाणा पुलिस के 18 जवान घायल हुए हैं। इसके अलावा एक डीएसपी भी पत्थर की चोट से घायल हुआ है। हमने वीडियो जारी करके पत्थरबाजों की पहचान करने में सहायता मांगी है। इसके अलावा हरियाणा पुलिस ने पत्थर बरसाने वालों के वीडियो भी जारी किए हैं और लोगों से इनका पहचान करने का आग्रह किया है। इससे पहले भी प्रदर्शनकारियों के वीडियो सामने आए थे। एक वीडियो में एक प्रदर्शनकारी कहता है कि वह लोग पुलिस के ड्रोन गिराने के लिए पत्थरों का उपयोग कर रहे थे, लेकिन वे पत्थर वापस आकर उन्हीं पर गिर रहे थे। इस कारण से किसान अब टेनिस बॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं एक और वीडियो में प्रदर्शनकारी पतंग उड़ाकर ड्रोन गिराने की कोशिश करते देखे गए थे। इसी बीच सरकार किसानों से बातचीत करने का भी प्रयास कर रही है। बृहस्पतिवार को केंद्र और किसानों के बीच बातचीत बेनतीजा रही। ये दोनों पक्षों के बीच बातचीत का तीसरा दौर था। इस बीच किसानों ने शुक्रवार को भारत बंद का भी ऐलान किया है। इस बंद का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। भारत बंद के ऐलान का ज्यादा असर पंजाब में रहा। हरियाणा और दिल्ली में भी इसका असर सामान्य आवाजाही पर दिखा। वहीं दिल्ली में कई जगहों पर इस प्रदर्शन और बंद के चलते भारी जाम लगा। दिल्ली के गाजीपुर, टीकरी और सिंघू बॉर्डर पर भी लोग परेशान हो रहे हैं। बैरिकेडिंग की वजह से गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें दिखाई दे रही है। दिल्ली पुलिस ने इस दौरान लोगों को अधिक से अधिक संख्या में मेट्रो सेवा का उपयोग करने की सलाह दी। इन सब के बीच इन प्रदर्शनकारियों पर किसानों की मांगों का राजनीतिकरण करने का आरोप लग रहा है। क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले ही कई सांसदों के साथ संसद कैंटीन में लंच किया था। उन्होंने इस लंच को एक सजा का नाम दिया था और उसके बाद काफी देर तक उन सांसदों के साथ बातचीत की। उस लिस्ट में केरल के सांसद MP NK प्रेमाचंद्रन भी शामिल थे, जो राज्य में ही कांग्रेस के साथ गठबंधन वाली पार्टी RSP का हिस्सा है। अब NK प्रेमचंद्रन का PM मोदी के साथ लंच करना उन्हें सियासी नुकसान दे गया है। लेफ्ट पार्टी ने आरोप लगा दिया है कि कांग्रेस और बीजेपी का एक नेक्सस है जो बड़े स्तर पर काम कर रहा है। यह आरोप भी इसलिए लगाया गया क्योंकि केरल में RPS का कांग्रेस के साथ गठबंधन है। CPM की ट्रेड यूनियन विंग ने कोलम में एक विरोध मार्च निकाला और प्रेमचंद्रन के इस्तीफे की मांग कर दी। तर्क दिया गया कि उनके बीजेपी के साथ करीबी रिश्ते हो गए हैं। इसी को आधार बनाते हुए CPIM नेता EP जयराजन ने कहा कि PM मोदी के साथ किया गया लंच साबित करता है कि UDF और बीजेपी के करीबी रिश्ते हैं। यहां तक कहा गया कि प्रेमचंद्रन सिर्फ उन्हीं लोगों का साथ दे रहे हैं जो इस देश के सोशल फैब्रिक को तबाह करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने उत्तराखंड में मस्जिद और मदरसा तोड़े हैं, उनके साथ हाथ मिलाया है। इसी कड़ी में इंडियन नेशनल लीग ने भी प्रेमचंद्रन पर आरोप लगाया कि उन्होंने एक हिंदुत्व एजेंडे वाली पार्टी के साथ खाना खाया है। वे UDF का भी भगवाकरण करना चाहते हैं। वे लंच में सिर्फ इसलिए गए थे जिससे एक बड़े मंच पर दिखाया जा सके कि वहां पर कांग्रेस और बीजेपी का गठबंधन है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की कैंटीन में विभिन्न मिठाई खाई। साथ ही खाने का बिल भी PM मोदी ने दिया। PMO को जिन सांसदों को फोन गया था उनमें आपका इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। अपनी पार्टी के भीतर एक तेज तर्रार मराठा नेता की खोज करने में जब भाजपा नाकाम रही तो उसने कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान को निशाने पर लिया। लोकसभा चुनाव के लिहाज से महाराष्ट्र 48 सीटों के साथ उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर है और मोदी की हैट्रिक में इसकी अहमियत को समझा जा सकता है। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी को छिन्न भिन्न कर भाजपा ने कांग्रेस को निशाने पर लिया है।
आदर्श घोटाले में नाम आने के बाद अशोक चव्हाण की अपने खुद नांदेड़ इलाके में पहले जैसी अहमियत नहीं रही। फिर भी भाजपा ने एक रणनीति के तहत चव्हाण के लिए अपनी पार्टी के दरवाजे खोले हैं। मिलिंद देवड़ा और बाबा सिद्दीकी का विकेट गिराने के बाद अशोक चव्हाण को कांग्रेस से आउट कर भाजपा ने इंडिया गठबंधन के कॉन्फिडेंस को चोट पहुंचाने का काम किया है। वहीं अशोक चव्हाण के भाजपा में शामिल होते ही कांग्रेस को बड़ा झटके लगने शुरू हो गए हैं। पार्टी की गुरुवार सुबह एक मीटिंग थी जिसमें 5 विधायक नहीं पहुंचे। इस बैठक में न पहुंचने वाले लोगों में से 3 अशोक चव्हाण के करीबी माने जाते हैं और नांदेड़ के हैं। मराठवाड़ा के इस इलाके में अशोक चव्हाण का अच्छा प्रभाव रहा है। चव्हाण के करीबी ये विधायक है जितेश अंतपुरकर, मोहन हमबर्डे, माधवराव पवार, जवल गांवकर। इन लोगों के अलावा बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी भी नहीं पहुंचे। बाबा सिद्दीकी हाल ही में अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी में शामिल हो गए हैं। मुंबई के एक अन्य विधायक असलम शेख भी मीटिंग में नहीं दिखे। पार्टी की एक अन्य विधायक सुलभ खोडके भी मीटिंग में नहीं आई। वे अमरावती सीट की विधायक है। कहा जा रहा है कि वह भी जल्द ही एनसीपी में शामिल हो जाएगी। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि उन्होंने पार्टी से पहले ही परमिशन ली थी कि वह नहीं पहुंच पाएगी। हालांकि 4 लोगों के न पहुंचने की बात को कांग्रेस ने स्वीकार किया है। पार्टी के राज्यसभा कैंडिडेट चंद्रकांत हांदोरे के नामांकन से पहले यह मीटिंग बुलाई गई थी। इसके अलावा इस मीटिंग में कांग्रेस यह भी जानना चाहती थी कि कौन विधायक उसके साथ है और कौन चव्हाण के पीछे भाजपा में जा सकते हैं। मीटिंग से कुछ सांसदों के गायब रहने से राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की आशंका भी पैदा हो गई है। यह बात 27 फरवरी को होने वाले लोकसभा चुनाव में दिख भी जाएगी। बता दें कि मंगलवार को ही महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण ने भाजपा का दामन थाम लिया था। तब से ही चर्चा है कि करीब 1 दर्जन विधायक भी उनके बाद भाजपा में जा सकते हैं। बीजेपी ने बीते सालों में महाराष्ट्र के जिन नेताओं को इंपोर्ट किया है उनमें से लगभग सभी मराठा है। चाहे वे नारायण राणे, राधा कृष्ण विखे पाटिल, हर्षवर्धन पाटिल आदि हो, इन्हें कुछ साल पहले लाया गया था, या फिर अजीत पवार और अशोक चव्हाण जैसे नए लोग हो। दरअसल इन लोगों का बीजेपी में आना मराठा वोटों के लिए बीजेपी की खोज का एक बड़ा कारण है, क्योंकि बीजेपी के पास खुद के मराठा नेता का अभाव है जिनकी खासतौर से पश्चिमी महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में लोकप्रियता हो। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यही हाल है कांग्रेस पार्टी का। इनकम टैक्स विभाग ने 210 करोड़ रुपए जमा करने का नोटिस दिया था। धन जमा न करने पर कांग्रेस पार्टी का खाता सीज कर दिया है और अब चिल्ला रहे हैं कि मोदी ने खाता बंद कराया है, जबकि यह कोई काम पार्टी नहीं करती बल्कि सरकारी एजेंसियां करती है। कांग्रेस ने शुक्रवार को घोषणा की थी कि आयकर विभाग ने पार्टी के बैंक खाते फ्रीज कर दिए हैं। हालांकि ठीक 1 घंटे बाद खाते खुल गए और फिर से काम करने लगे। पार्टी ने दिल्ली में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ITAT में अपील दायर की थी। इस मामले में आयकर विभाग के ट्रिब्यूनल में बुधवार को सुनवाई की जाएगी। कांग्रेस नेता और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि कांग्रेस के सभी बैंक खाते सीज कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा, पार्टी की ओर से जारी किए गए चेक कोई बैंक नहीं ले रहा है। इनकम टैक्स ने यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी से 210 करोड़ रुपए की वसूली मांगी है। हमारे खातों में क्राउड फंडिंग का पैसा फ्रीज कर दिया गया है। चुनाव से ठीक 2 हफ्ते पहले जब विपक्ष के खाते फ्रीज कर दिए जाते हैं तो यह लोकतंत्र को फ्रीज करने के बराबर है। उन्होंने कहा कि चुनाव की घोषणा से 2 सप्ताह पहले यह कदम उठाकर सरकार क्या संदेश देना चाहती है। अजय माकन ने आगे कहा, अभी हमारे पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं, न बिजली का बिल भरने के लिए, न ही अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए। सब कुछ प्रभावित होगा। न केवल न्याय यात्रा, सारी ही राजनीतिक गतिविधियों पर असर पड़ेगा। इस मुद्दे पर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रतिक्रिया दी।
उन्होंने एक्स पर लिखा, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के खाते फ्रीज करने का कदम भारतीय लोकतंत्र पर हमला है। बीजेपी असंवैधानिक पैसे का इस्तेमाल चुनावों में करेगी, मगर कांग्रेस ने चंदा इकट्ठा करके जो पैसा जुटाया उस पैसे को जब्त कर लिया गया है। इसके लिए हम सड़कों पर उतरकर लड़ेंगे और ऐसी तानाशाही का जोरदार विरोध करेंगे। आयकर विभाग की इस कार्रवाई के विरोध में युवा कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास को हिरासत में लिया गया। आयकर विभाग ने अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। हालांकि विभाग के सूत्रों ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी पर टैक्स चोरी के आरोप है। सूत्रों ने कहा कि विभाग ने पार्टी को कई बार नोटिस भेजा था, लेकिन पार्टी ने उनका जवाब नहीं दिया। इन आरोपों को लगाने के कुछ देर बाद कांग्रेस पार्टी ने बताया कि पार्टी के खातों पर लगे प्रतिबंध हटा लिए गए हैं। एनडीटीवी ने कांग्रेस के हवाले से खबर दी है। बताया जा रहा है कि इस मामले में बुधवार को आईटी ट्रिब्यूनल में सुनवाई होगी। बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने दावा किया था कि क्राउड फंडिंग से जमा हुए पैसों को भी फ्रीज कर दिया गया है। इसके लिए वो आयकर विभाग की अपीलीय न्यायालय में चुनौती देंगे। जरूरत पड़ी तो पार्टी कोर्ट तक जाएगी। कांग्रेस पार्टी ने इस बात पर भरोसा जताया था कि कोर्ट से उन्हें न्याय मिलेगा। हालांकि अब कांग्रेस के खातों को अनफ्रीज खोल दिया गया है। ऐसे में क्या कहना है आपका, इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।